बचपन में याद है आप लोगों को कि दादी और नानी किस तरह से कहानियां सुनाती थी, या फिर नींद ना आने पे माँ कहानी बुनती थी, या यूं ही हम ही कोई स्टोरी बुक उठा लेते थे। तो कैसे शब्दों को सुनकर, उनको पढ़कर हम अपनी एक दुनिया बनाते थे। लेकिन अब वक्त बदल गया है, शब्दों की जगह विजुअल्स ने ले ली है, और कहानियों की वो जो दुनिया है ना, थोड़ी सी धुंधला गई है। लेकिन कहानियों की दुनिया में हमको वापस से उस जादू का एहसास वापस से कराने के लिए जी थिएटर ने एक बहुत ही खूबसूरत पहल की है, जहां पर बेहतरीन कहानियों की ड्रामेटिक रीडिंग होने वाली है। और उसको डायरेक्ट कर रही है नाना दयान। बहुत ही बेहतरीन, खुद भी वो एक अदाकारा है, मेरी पर्सनल फेवरेट्स में से एक है। डायरेक्शन की दुनिया में जब कूदी है तो पहली ही फिल्म से अवार्ड भी ले लिए हैं। बात कर रही हूँ हम सबकी बड़की, हम सबकी चहेती सीमा पावा जी की। तो बहुत सारी बातें इनसे हम करने वाले हैं। सबसे पहले बहुत बहुत आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। मैं भी बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने आज मुझसे बात करने के लिए टाइम निकाला है। वेरी गुड। अच्छी बात है कि हम दर्शकों से जुड़ पाएंगे इस बहाने। चलिए। जी। और जैसे आप बातों की अब हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं, तो कोई बात चले जो ये है सीरीज, इसमें सीमा जी कैसी कैसी बातें चलने वाली। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जी थिएटर ने ये जो पहल की है, वाकई बहुत खूबसूरत पहल की है। क्योंकि सबसे दुख की बात यह है कि आज की जो जनरेशन है हमारी, उसमें हमारी भी काफी सारी गलतियां हैं। लेकिन आज की जो हमारी जनरेशन है वो हिंदी लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर से बहुत दूर है। वो अभी वेस्टर्न कल्चर की तरफ इतना खिंच चुके हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे शायद हमारे यहाँ कुछ लिखा ही नहीं गया है। हम्म। तो ये एक जो पहल है, ये बहुत अच्छी चीज है कि हम अपने लिटरेचर की कुछ कहानियां अपने लोगों तक पहुंचा पाएंगे। और हमारी जनरेशन के लोग तो इन सब राइटर्स को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पढ़ा है, सुना है, सब कुछ किया है। लेकिन इस नई जनरेशन, नई पीढ़ी के लिए ये बहुत ही अच्छा शुरुआत है कि उन तक हम ये कहानियां पहुंचाएंगे। और कोई बात चले में हमारी कोशिश यही है कि अलग अलग मूड की कहानियां दर्शकों तक पहुंचा सकें, उन्हें सुना सके, ताकि उनकी रुचि बने इस लिटरेचर के थ्रू और वो चाहें कि और कहानियां सुने हमसे। तो जी। इसलिए मैंने बहुत खास ध्यान रखा है कि जो कहानियां चुनी जाए वो अलग अलग मुख्तलिफ मिजाज की हों, ताकि लोगों तक पहुंचे और वो मजा ले सकें इसका। जी। अच्छा, जो फॉर्मेट है वो बड़ा अलग है। जैसे हमने थिएटर में प्लेस देखे हैं, उनका जी इनैक्टमेंट देखा है, लेकिन यहाँ पर ड्रामेटिक जी। रीडिंग है। तो ये मुझे आप बताइए कि जब आपको पहली मर्तबा ये पता चला कि आप ऐसा कुछ डायरेक्ट करने वाली हैं, तो आपका रिएक्शन और रिस्पॉन्स कैसा था। ये बहुत खूबसूरत सिलसिला है। और मेरे को जब पता चला तो मैं थोड़ा डर गई, क्योंकि काफी चैलेंजिंग था। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कहानी हमेशा कॉम्पैक्ट जगह पर सुनाई जाती है। अब ये स्क्रीन पे सुनाना मुश्किल काम है, क्योंकि अगर हमारे एक्टर रीडिंग कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं वो कहानियां, तो आई कांटेक्ट नहीं है। जब आई कांटेक्ट नहीं होता तो हम इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज। आप पढ़ें भी और आप लोगों से कांटेक्ट भी बनाए रखें। जी। तो जी। उसके लिए हम जरिया निकाला कि बहुत अच्छा रहेगा कि अगर एक्टर काफी कुछ ऑडियंस के साथ मुखातिब होके ये बात कहे, ना कि सिर्फ पढ़े, ताकि उन्हें पढ़ने का मजा और सुनने का मजा दोनों मिल सके। तो चैलेंजिंग था। और मुझे लगा कि काफी हद तक हम लोगों ने कोशिश की है कि इसे आप तक अच्छी तरह पहुंचा सकें। जी। जी। बाकी देखते और एक चैलेंज तो ये भी सीमा जी रहा होगा, क्योंकि थिएटर में जब प्ले देखते हैं एक ऑडियंस होती है जिसके रिएक्शन से, जिसकी एनर्जी से जो एक्टर है, जो कलाकार है, वो फीड ऑफ करता है। लेकिन यहाँ पर पहले तो एक फॉर्मेट ही अलग हो गया कि इनैक्टमेंट नहीं है, थिएटर रीडिंग है। दूसरा, आपके पास लाइव ऑडियंस नहीं है, जो रिएक्शन है वो पर्दे के उस पार ही दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो है ही, वो एक्टर के लिए बहुत और एक्टर के लिए इसमें और चैलेंजिंग ये था क्योंकि ये 3 कैमरा सेटअप से था। तो 3 कैमरा सेटअप में हमें उनकी लुक बार बार चेंज करनी है, क्योंकि हमें एंगल चेंज करने हैं। क्योंकि नाटक करते वक्त भी हम जब स्टेज पर होते हैं तो हम हर एंगल से ऑडियंस को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। फ्रंट ऑडियंस को अलग से हम टारगेट करते हैं, लेफ्ट एंड राइट जो भी है वो एक बड़े हम लोग काम करते हैं। तो उसको सिनेमा में शिफ्ट करने से जो 3 कैमरा सेटअप आए, उसमें जी। एक्टर के लिए था कि वो अब ये वाला सेगमेंट जो है वो कौन से कैमरे के लिए बोल रहा है। तो उसके लिए थोड़ा चैलेंजिंग था। और प्लस ये है कि हाँ, जो ऑडियंस का जो मजा है वो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही जीरो था, इसलिए क्योंकि अब उसे नहीं मालूम कि उस वो जो भी कर रहा है वो अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। करेक्ट। तो मैं यहाँ ऐसे का मामले में सिर्फ एक डायरेक्टर का ट्रस्ट एक एक्टर को मिल पाता है कि डायरेक्टर उससे कहता है कि सब सही चल रहा है, तुम करते रहो करते रहो। तो मुझे लगता है कि वो ट्रस्ट ही काम करता है इस वक्त पे। और तो स्क्रीन पे और कोई काम करता नहीं
जी जी। तो ऐसे में एक्टर्स का जो चयन है वो आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज एक तो आप कहानी पढ़ रहे हैं लेकिन उसकी रीडिंग ऐसी होनी है, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि हम अपनी दुनिया बनाने लगे। तो आपके लिए जो एक्टर्स का चयन था वो कितना इजी या कितना डिफिकल्ट रहा? एक जैसे कहानियां चुनना डिफिकल्ट था, वैसे ही एक्टर चुनना भी डिफिकल्ट था मेरे लिए। इसलिए क्योंकि देखिए वो कहानियां, जैसे मैंने कहा कि बहुत मुख्तलिफ मिजाज की कहानी, और मैं मानती हूँ कि हर एक्टर को हर तरह का रोल करना या हर तरह की चीज करना आता है, लेकिन फिर भी हमारा एक अपना पन होता है। जैसे मैं अपने आप को रखूं, मेरा एक पन है, मेरे अंदर एक माँ ज्यादा दिखाई देती है या चाची दिखाई देती है। तो बहुत एक घरेलू सा एक लुक है मेरे पास, जो जब भी मैं, तो मुझे वही प्यार मिलता है कि जैसे अपना सा कोई है। तो ऐसे हर एक्टर का अपना एक ऑरा होता है, एक अपनी पर्सनैलिटी होती है, एक अपने बात करने का तरीका होता है। तो मुझे लगा कि जिन जिन कहानियों को मैंने चुना, उनके मिजाज के ही एक्टर अगर उसे पढ़ेंगे तो हमारा काफी हद तक आता है, ताकि ऑडियंस उससे रिलेट कर पाती है, उस हम्म। पर्सनैलिटी है। तो जैसे हमने टोबा टेक्सिंग में मुझे एक ऑरा चाहिए था उस आदमी का, जो इस पार्टीशन की बात कर, जो ये बता रहा है कि इस पार्टीशन के बीच का नो मैन लैंड्स का एक आदमी, जो ये ढूंढ रहा है कि मेरी जगह कहाँ है। तो उस औरे की बहुत जरूरत थी हमें, और इसलिए हमने कहा कि मनोज जी को इसके लिए मैंने चुना, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी में, और क्योंकि उनके बैकग्राउंड भी है, क्योंकि उनके फादर भी लाहौर से थे, उनके फादर भी पार्टीशन के बाद आए थे। तो उनके अंदर वो दर्द जो है पार्टीशन का, क्योंकि अपने फादर से उन्होंने बचपन से इतनी कहानियां सुनी है पार्टीशन जी की, जी। तो वो जो मनोज, मुझे लगता है सबसे ज्यादा समझ पाते हैं इन कहानियों को। तो मैंने टॉप टेक्सी को चुना है। और सादिया सिद्दीकी जो हतक कर रही हैं, हतक के लिए मुझे एक ऐसी अभिनेत्री की जरूरत थी, जो उस कहानी में एक प्रोस्टिट्यूट का एक चटका मटका, कि एक वो उस काम में है, उस प्रोफेशन में है, कि वो थोड़ा सा लचकदार, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा शरारतपना उसके साथ है। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही गंभीर एक्ट्रेस की मुझे जरूरत थी, जो उस दर्द को पकड़ सके, जो अकेलेपन को, जो एक एहसास को पकड़ सके कि जब सब चले जाते हैं तो बंद कमरे में अकेला आदमी क्या करता है, वो कितना हम्म। डरा हुआ। मुझे लगा कि सादिया में वो बहुत अच्छी समझ है उन सारी चीजों को, तो ऐसे उनको मैंने कास्ट किया। या विनय पाठक है, विनय पाठक हम सब जानते हैं, बहुत ही स्वीट हार्टेड आदमी, बहुत ही स्वीट लुकिंग आदमी। तो उनके लिए मैंने ईदगाह चुनी, क्योंकि ईदगाह में मुझे एक बहुत सॉफ्ट स्पोकन, और एक बहुत ही जो बच्चों से बहुत जल्दी रिलेट कर सके कहानी को। तो ऐसे विनय पाठक का हमारा चयन हुआ, क्योंकि उनकी सॉफ्ट स्पोकन अदा को देखते हुए। और ऐसे ही जो गुल्ली डंडा कहानी है, जो मुंशी प्रेमचंद की गुल्ली डंडा कहानी है, उसके लिए विवान शाह को मैंने चुना। मुझे लगा कि एक यूथ के जबान से ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं हम, हाँ। गुल्ली डंडा जैसे खेल की बात कर रहे हैं हम। तो वो खेल अगर एक यंग लड़का उसको एंजॉय करके आपको बता सकेगा, या वो जो होता है, जैसे मेरे बेटे के अंदर है, कि जब मैं उसे कहती हूँ कि फुटबॉल, तो वो कहता है फुटबॉल नहीं है, वो गेम नहीं है, वो हमारी जिंदगी है। तो मुझे लगता है अरे बाप रे, मतलब ये हर्ट क्यों हो जाते हैं अगर मैं कहती हूँ गेम ही तो है। वो कहते नहीं, ये गेम नहीं है, आप गेम नहीं कह सकती इसको। तो मुझे लगा कि यूथ के जबानी गुल्ली डंडा का वो प्यार, वो बचपन की याद अगर होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे मैंने विवान शाह को चुना। फिर ऐसे ही मैंने विनीत जी को चुना, जो कि मोहम्मद भाई पढ़ रहे हैं, मंटो की कहानी। उस कहानी में भी जो एक रौब चाहिए उस आदमी का, एक एक थर्ड आई की तरह वो एक करेक्टर को देख पा रहा है। तो विनीत जी बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत ही गंभीर आदमी है, और एक उनके अंदर चंचलता भी बहुत है, एक बचपना भी बहुत है। तो वो जो एक दोनों रूप है उनके अंदर, तो इसलिए मुझे वो सुटेबल लगे। और फिल्मी कथा के लिए जो हरिशंकर परसाई की वो फिल्मी सटायर है, उसके लिए मुझे एक फ्लैट फेस चाहिए था, एक ऐसा फेस जिसके अपने चेहरे पे कोई भाव ना आए, वो सिर्फ आपको एक सरल भाव से एक कहानी सुना दे। तो मुझे लगा कि गोपाल दत्त बहुत ही मजेदार कलाकार हैं, और उनके अंदर ये अदा है कि वो फ्लैट फेस से बहुत ही कमाल करते हैं। हाँ। तो इसलिए मैंने उनको चुना है। जिस तरह से आप कहानियां बता रही हैं जो आपने चुनी हुई हैं, मैं ये सोच रही थी कि शायद आपने दिमाग में ये भी रखा है कि आज के दौर में उसकी रेलेवेंस होनी चाहिए, तो वो भी शायद कहानी आपने पिक की है। जैसे मंटो साहब की कहानी आपने बताई, तो बात सिर्फ पार्टीशन की नहीं है, जब भी आप किसी से बिछो होता है शायद उसकी कहानी है।
फिर अभी लॉकडाउन में हम सब अकेले बहुत रहे, तो बिल्कुल शायद वहां एक कहानी आपने चुनी, तो ये दिमाग में कहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कहानियां तो देखिए ना, उन्होंने तो हजारों की तादाद में लिखी है। हर राइटर जो मैंने चुने हैं, जो जिनकी कहानियां मैं पढ़ना चाहती थी, उन्होंने तो हजारों की तादाद में कहानियां चुनी है। उसमें से कुछ एक कहानी चुनना वो इतनी बड़ी बात है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, दूसरी कहानी तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। जी जी। तो ये जहन में रखते हुए कि आज सबसे पहले जब हम ये प्रयोग कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम ऑडियंस के साथ, तो हमें वो कहानियां लानी पड़ेंगी जिससे इमीडिएट वो कनेक्ट करें। तो ये ये चुनने के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वो हम्म। पहले, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको एक्टर की बात बताई कि एक्टर मैंने ऐसे क्यों चुने, लेकिन डेफिनेटली कहानियां चुनने के वक्त भी बहुत बड़ा चैलेंज था कि कहानी ऐसी कौन सी चुनी जाए। जैसे कहा मैंने कि वो स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहा है, स्पोर्ट्स का प्यार है उसके अंदर, जो आज के यूथ के लिए बहुत ही ज्यादा वो जरूरी है। बिल्कुल। या फिल्मी कथा हम इतना सिनेमा देख चुके हैं, और इतना सिनेमा हम खुद बनाने लगे हैं आजकल। आप सब जानते हैं कि आजकल हम लोग सब वीडियो बनाते हैं। मतलब जी। सबके हाथ में, बच्चे बच्चे के हाथ में आजकल सिनेमा आ चुका है। वो अपनी तरह की फिल्में बनाता है और डालता है। तो एक फिल्म का था जो सटायर है, जो हरिशंकर परसाई ने उस वक्त पे किया था, वो आज भी रेलिवेंट है। आज भी हम वैसी ही फिल्में बना रहे हैं कि एक हीरो है, एक हीरोइन है, वो दोनों में प्यार हो जाता है और शादी हो जाती है। अरे इसमें नया क्या है? जो वही सटायर है, बहुत जबरदस्त उसमें। तो वो कहानी इसलिए कि थोड़ा गुदगुदाए लोगों को, और थोड़ा सा हम समझें कि एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं लाइफ में। और हद तक भी जैसे है कि हद तक, अगर आज हम बात कर रहे हैं, वुमेन पावर की बात कर रहे हैं, तो उसको बहुत ज्यादा ये कहानी आगे लेके जाती है। क्योंकि हम किसी भी प्रोफेशन में हैं, हम्म। हमारे ऊपर किसी का हक नहीं बनता कि कोई हमारी इंसल्ट करे, कोई हमें रिजेक्ट करे। कोई होता ही नहीं है, किसी पे हक ही नहीं बनता कि कोई किसी को रिजेक्ट कर सके। जी तो इसलिए यह कहानी आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है कि आज की औरत जहां पर खड़ी है, वो इसी बात का लड़ाई करके आगे आई है कि आपका कोई हक नहीं बनता। मतलब हमने अगर नो कहा है तो नो, हम कह रहे हैं यस तो यस, ये हमारी। तो जी। वो है, इसी तरह की कहानियां आज से बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने सिनेमा के लिए कहा ना कि कहानियां कुछ नई नई बन रही, लेकिन जब आपने अपनी फिल्म पहली डेब्यू डायरेक्ट की, राम प्रसाद की 13वीं, तो उसकी कहानी तो बिल्कुल अलहदा थी। वो लिखी भी शायद आपने, और फिर आपने उसको डायरेक्ट भी किया। तो 54 ईयर्स के एक्टिंग करियर, जहां आपकी एक छवि है, जैसे आपने भी कहा, आपके अंदर एक माँ, एक भाभी, एक चाची वो सब दिखती है हमें। बड़की को आज तक कोई नहीं भूला। तो वहां से ये एक चुनौती लेना कि चलो अब मैं डायरेक्ट करती हूँ, वो कैसे हुआ सीमा जी? दरअसल एक एक्टर का लालच ही था वो कहानी लिखना भी। मैंने बहुत टाइम से, मेरा बहुत मन था कि कोई मेरे लिए कोई एक अच्छी कहानी लिखे जिसमें मैं एक बहुत अच्छा रोल करना चाहती थी। जैसा कि आपने देखा उसमें अम्मा का रोल था। जी। तो मैंने उसी में लिखना शुरू किया था उसे, कि मैं किसी डायरेक्टर को कहूंगी भाई तुम लोग तो अच्छा रोल नहीं दे रहे, ये मेरे लिए एक फिल्म बना दो, मैं इसमें अम्मा का रोल करना चाहती हूँ। तो इंटेंशन तो मेरी यही थी उसे लिखने की। और दूसरी इंटेंशन ये भी थी कि मैं बहुत सारी चीजें लोगों से कहना चाहती हूँ जो मेरे अंदर बहुत सालों से दबा हुआ है, कि हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है, हम क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे के रिलेशन में क्या कर रहे हैं, कितनी बेईमानियां कर रहे हैं। तो वो सब कहने का मन था, वो लिखा। तो जब मैंने अपने दोस्तों से कहा कि भाई तुम ये डायरेक्ट कर दो, तो सभी ने मुझ पे जिम्मेदारी डाल दी कि ये फिल्म तो आप ही डायरेक्ट कीजिए, क्योंकि आपने लिखी और आप इस दुनिया को सबसे ज्यादा जानती हैं। हाँ। तो मेरे वो था कि मैं तो कभी डायरेक्टर बनना नहीं चाहती हूँ, मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है, ना मैंने कभी सोचा था अपना फ्यूचर ऐसा कि मैं डायरेक्शन में चली जाऊंगी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करनी है डायरेक्ट, मैं तो एक्टिंग ही करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप डायरेक्ट कीजिए। तो दोस्तों ने मुझे बहुत हिम्मत दी, और मुझे लगा कि अच्छा मैं देखती हूँ, अगर मुझसे हो सका ये काम तो मैं जरूर करूंगी। और फिर मैंने करना शुरू किया, और मैंने फिर एंजॉय करना शुरू किया, और मुझे लगा कि अरे इसमें तो बहुत मजे आ रहे हैं मुझे। हम्म। और ये तो मेरे लिए, मतलब मुझे ऐसा पूरा होने की फीलिंग दे रहा है, मतलब एक कंप्लीटनेस है। क्योंकि इतनी सारी फील्ड है ना इसमें, कि आप कॉस्ट्यूम में भी हैं, आप सेट में भी हैं, आप स्टोरी में भी हैं, एक्टर में भी इन्वॉल्व है। तो बहुत सारा है इसमें स्कोप। तो मुझे लगा कि ये मेरी पर्सनालिटी को सूट करता है, हम्म। मुझे पसंद है बहुत सारा काम एक साथ करना। तो मुझे बहुत मैंने बहुत एंजॉय किया, और मुझे लगा कि अभी मुंह को खून लग गया है, और अप्रिशिएट किया है, तो मैं फिर आगे भी हिम्मत करूं ताकि मैं और कहानियां बना सकूं। और सीमा जी, ये खून सिर्फ आपके मुंह को नहीं लगा है, आपको जो ऑडियंस पसंद करती है उनको भी आप लगा चुकी हैं, तो आप उनके बिहाफ में
और आपकी खुद एक प्रशंसक होने के नाते मैं आपसे ये डेफिनेटली पूछूंगी कि आगे कहाँ, एक तो आपको पर्दे पे हम देखेंगे और दूसरा पर्दे के पीछे दूसरों को डायरेक्ट करते हुए। जी जी जी, बिल्कुल मेरी इच्छा है। मेरे पास कहानियां हैं और मैं प्रोड्यूसर ढूंढ रही हूँ, जैसे कि सब डायरेक्टर ढूंढते हैं। और जिस दिन मुझे कोई प्रोड्यूसर मिल जाएगा तो मैं दूसरी फिल्म इमीडिएट बनाना शुरू कर दूंगी। कहानी मेरी रेडी है, पर ओके। प्रोड्यूसर नहीं है बस। जी। तो प्रोड्यूसर साहब, कहीं से भी कोई भी सुन रहा हो या यूनिवर्स सुन रहा हो, प्लीज सीमा जी के पास आइए, बिकॉज हमारे मुंह पे अच्छी कहानी देखने का, सुनने का चस्का जो है वो ये लगा चुकी है। बट सीमा जी, जो फिल्म डायरेक्शन का फॉर्मेट होता है या थिएटर के डायरेक्शन का, क्या वो अलग है, उसका जो प्रोसेस है? बिल्कुल अलग है, बिल्कुल। क्योंकि देखिए डायमेंशन ही चेंज हो जाती हैं। आप थिएटर में स्टेज से अंदर नहीं जा सकते हैं। आपको ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू ही अपने कैमरे सेटअप करने हैं। तो आपकी डायमेंशंस उतनी ही हैं, एक ही एंगल पे डायमेंशन है आपकी। पर अगर फिल्म है तो फिल्म तो हमने ब्रेक कर दी, हमने हाँ। खिड़की दिखा, बाहर की दुनिया भी आपको दिखा दी। लेकिन थिएटर में ऐसी गुंजाइश ही नहीं है। तो थिएटर में बहुत लिमिटेशंस हो जाती हैं कोई भी चीज क्रिएट करने के लिए। तो उसमें आपको सजेस्टिव सेट लगाने पड़ते हैं और काफी सारी चीजें ऐसी लेनी पड़ती हैं जो लोग विश्वास दिला दें कि हाँ ये चिड़िया है। कोई भी चिड़िया बनाते हैं और लोगों को भी, ऑडियंस को भी विश्वास दिला देते हैं कि ये चिड़िया है जो यहाँ से वहां तक खुदक रही है। लेकिन सिनेमा में क्योंकि हमें इतनी छूट है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई सी भी दुनिया। और आजकल जिस तरह का सिनेमा आ रहा है, मुझे लगता है मतलब डिजिटल दुनिया इतनी बढ़ गई है कि वो लोग तो कौन सी दुनिया, मतलब दूसरी दुनिया क्रिएट कर रहे हैं। तो सिनेमा तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा बड़ा कैनवस है, जिसमें बहुत कुछ क्रिएट किया जा सकता है और बहुत जी कुछ दिखाया जा सकता है लोगों को, जो कि थिएटर की अपनी लिमिटेशंस जी हैं। जी। अच्छा अच्छा, लास्ट क्वेश्चन एक ये कि मेरे जैसे जो स्टोरी लवर्स हैं वो तो यकीनन देखेंगे कोई बात चले को और मजा लेंगे कहानियों की दुनिया में फिर से जाने का, लेकिन बतौर एक निर्देशक, अगर मैं बाकी जो जनता हमारे माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से सुन रही है, उनको अगर आपने बताना है कोई बात चले को वो आगे चलाएं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि देखिए आप हमेशा फिल्म में, हमेशा शॉर्ट फिल्म्स और हमेशा ऐसी चीजों पे ही विश्वास करते हैं। अगर हम पुराना जमाना अपना याद करें जहां हम दादी और नानियों से कहानियां सुनते थे और रजाई में बैठ के वो मजे लेते थे, मुझे लगता है आपका बहुत अपना, बहुत क्लोज एक चीज आपके पास पहुंच गई है। आपको थिएटर का टिकट खरीद के अभी बाहर नहीं जाना है। थिएटर खुद आपके घर पे नॉक करके आपसे कह रहा है कि आप हमें देखिए, ये कहानियां सुनिए। तो ये अपॉर्चुनिटी तो आपको, इसका फायदा तो उठाना ही चाहिए। और मैं बिल्कुल। ऑडियंस से ये कहूंगी कि आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे, क्योंकि कहानियां बहुत खूबसूरत हैं। और जितना आप उन्हें सुनेंगे आपका दिल और कहानियां सुनने को करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब कहानी शुरू होगी उसे आप अंत तक ही देखेंगे, बीच में उठ के खाना बनाने नहीं जा पाएंगे। जी। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि कोई बात चले की बात जो है वो हर घर तक चले, दूर तक चले और देर तक चले। और सीमा जी, हमारी बिल्कुल। पूरी टीम की तरफ से एक तो धन्यवाद आपको और जी थिएटर को कि ऐसा एक फॉर्मेट आप ला रहे हैं, और बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए भी, एंड इस इंटरव्यू के थैंक यू लिए सो थैंक यू सो मच। मतलब मेरा ना एक सपना टाइप्स आपने पूरा किया है आपके साथ मच। इंटरेक्शन का। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक मच। यू।